आप सबको जोहार। और आज है तारीख 22 दिसंबर 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से, जहाँ पर लोहरदगा जिले के कुंडू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी गांव में झारखंड पुलिस के एक जवान ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। और यहाँ पर मृतक जवान की पहचान रामू महतो के रूप में हुई है। वह छुट्टियों पर घर आए हुए थे और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं पर मिली जानकारी के मुताबिक रामू महतो सिमडेगा पुलिस लाइन में सिपाही के पद पर तैनात थे। वह 13 दिसंबर को छुट्टियों में अपने घर पर आए हुए थे। उन्हें 22 दिसंबर को वापस ड्यूटी पर भी जाना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। और इस घटना के पीछे पारिवारिक कारणों का अंदेशा जताया जा रहा है। रामू महतो के परिवार में उनकी पत्नी, एक 7 साल का बेटा और वहीं पर 1 साल की बेटी भी है। और घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और यहां पर मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। वहीं पर लोहरदगा के एसपी हारिस बिन जमा ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह के पंजबा पुलिस पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है और युवक की हालत देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर पंजबा थाना प्रभारी राजीव कुमार का कहना है कि युवक को मिर्गी का दौरा पड़ा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दरअसल यहाँ पर करहर बारी के रहने वाले प्रेम कुमार पासवान पर चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद पंजबा थाना की पुलिस उसे पूछताछ के लिए गुरुवार की शाम थाना लेकर गई थी। जिसके बाद प्रेम कुमार को अचानक सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे यहां पर रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी की बहन संध्या देवी ने कहा है कि यहां पर पुलिस ने उसको बेरहमी से पीटा है और उसी की वजह से उसकी ऐसी हालत जो है वो हो गई है। यहां पर संध्या देवी ने बताया कि गुरुवार शाम कुछ पुलिसकर्मी उसके घर पर आए और यहां पर उसके भाई को अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि गाड़ी चोरी के आरोप में उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर पुलिस वालों का कहना था। इसके बाद जब वे थाना पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। विरोध करने पर उसके साथ भी महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट किया। और यहाँ पर संध्या देवी ने बताया कि जब प्रेम की तबीयत बिगड़ी तो पुलिस ने उसे सदर अस्पताल ले गई और जहाँ उसकी और तबीयत बिगड़ती देख उसे रांची रेफर कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जहाँ पर राज्य भर में 21 और 22 नवंबर को आयोजित जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले को लेकर हजारीबाग शाहरुख उदर मंगरू के रहने वाले ट्यूटर राजेश प्रसाद ने केस दर्ज कराया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि राजेश ने रातू थाना में एक अज्ञात मोबाइल धारक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक इस प्राथमिकी में राजेश प्रसाद ने अपने छात्र और जेएसएससी के अभ्यर्थी गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल के हवाले से बताया है कि 22 नवंबर को जब वह बलियापुर केंद्र पर पहुंचे तो देखा कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल से बात कर कुछ लिख रहा था और इस पर उसने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर ले ली और यह देखकर अज्ञात व्यक्ति कागज फाड़कर फरार हो गया। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके की घटनाएं जो हैं वो धनबाद, हजारीबाग और रातू में भी देखने को मिली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर परीक्षार्थियों और यात्रियों की सुविधा के लिए गया और रांची के बीच एक विशेष परीक्षा ट्रेन चलेगी। और ट्रेन संख्या 03640 और इसके अलावा 03639 गया से रांची और रांची से गया के बीच दिसंबर में 8 दिन चलेगी। और यह कदम ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए उठाया गया है। और गया से रांची जाने वाली ट्रेन संख्या 03640 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28 और 29 दिसंबर 2024 को चलेगी। कुल यहाँ पर 8 फेरे लगाए जाएंगे। यह ट्रेन गया से दोपहर 2:45 बजे रवाना होगी, कोडरमा में 3:55 बजे पहुँचेगी और वहीं 3:57 बजे रवाना भी होगी। हजारीबाग रोड पर 4:28 बजे पहुँचेगी और 4:30 में रवाना होगी। गोमो में शाम 5:30 में पहुँचेगी और 5:32 बजे रवाना होगी। और धनबाद में 6:30 बजे पहुँचेगी और 6:50 में रवाना होगी। बोकारो स्टील सिटी में रात 8:35 बजे
पहुंचेगी और 8:40 बजे रवाना होगी। मुरी में रात 9:40 में पहुंचेगी और 9:45 में रवाना होगी। वहीं अंततः रांची में रात 11 बजे पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 03639 रांची से गया के लिए 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 31 दिसंबर 2024 को चलेगी। यह भी कुल 8 फेरे लगाएगी और यह ट्रेन रांची से रात 12:30 बजे चलेगी। वहीं पर मुरी में 1:30 बजे पहुंचेगी और 1:35 में रवाना होगी। बोकारो स्टील सिटी में 2:50 में पहुंचेगी और 2:55 में रवाना होगी। धनबाद में सुबह 4:50 में पहुंचेगी और 5:10 में रवाना होगी। गोमो में सुबह 5:35 में पहुंचेगी और 5:37 में रवाना होगी। हजारीबाग रोड पर सुबह 6:18 में पहुंचेगी और 6:20 में रवाना होगी। वहीं पर कोडरमा में सुबह 6:50 में पहुंचेगी और वहीं 6:52 में रवाना होगी और अंत में गया में सुबह 8:30 बजे के आसपास पहुंचेगी। और यहां पर दोनों ट्रेनों में कुल 16 कोच होंगे। इनमें से 2 यहां पर SLRD कोच और यहां पर 14 सामान्य श्रेणी के कोच शामिल हैं। SLRD कोच सामान और यहां पर गार्ड के लिए होते हैं और वहीं पर यह स्पेशल ट्रेन परीक्षा के समय छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होगी और साथ ही अन्य यात्रियों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। इससे यहाँ पर ट्रेनों में भीड़ भी कम होगी और यात्रा जो है वो आरामदायक भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची में JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो सहित 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और यह प्रदर्शन JSSC कार्यालय के सामने हुआ था, जहां पर प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम बाधित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और यहां पर नामकुम के CEO कमल किशोर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि SDO रांची द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा के बावजूद देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी नामकुम बाजार से JSSC कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और नियमों का पालन करने की भी अपील की थी, लेकिन यहाँ पर भीड़ ने इसे अनदेखा करते हुए उग्र नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी थी। वहीं पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, निषेधाज्ञा उल्लंघन और हिंसा के आरोप में देवेंद्रनाथ महतो सहित अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है और वहीं पर पुलिस ने कहा भी है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने BIT मिश्रा OP क्षेत्र में हुई बच्चे के साथ यौनाचार की घटना पर कड़ा जो आक्रोश है वो व्यक्त किया है और इस घटना में एक 4 साल के बच्चे के साथ स्कूल वैन ड्राइवर ने आपराधिक यौनाचार किया था, जो कि पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 और 8 के तहत अपराध है। और इस घटना पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घटना हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूक होना होगा और सख्त कार्रवाई भी करनी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर इसे लेकर अजय राय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और स्कूलों में सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। वहीं पर स्कूलों में सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाना और बच्चों की सुरक्षा के बारे में यहाँ पर जागरूक करना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। और वहीं यहाँ पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस घटना के बाद राज्य सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने और अपराधियों को सख्त सजा देने की भी मांग की है। और यहाँ पर एसोसिएशन ने स्कूल प्रबंधकों से आग्रह भी किया है कि वे इस तरह की घटनाओं पर पर्दा ना डालें और स्कूल की रेपुटेशन बचाने के बजाय पीड़ित को न्याय दिलाने में सहयोग करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर प्रेमी संघ मिलकर पत्नी के द्वारा अपने ही पति की हत्या मामले में आरोपी पत्नी अंजलि देवी और उसके प्रेमी राज मुंडा को अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने दोषी करार दिया है और दोनों की सजा के बिंदु पर अदालत 21 दिसंबर को सुनवाई जो है वो करेगा। और हत्या की यह घटना खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव पहान टोली की है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजू मिर्धा की पत्नी अंजलि देवी का राज मुंडा से अवैध संबंध था और राजू मिर्धा कमाने गुजरात गया था और उसी दौरान उसकी पत्नी का परिचय नामकुम थाना क्षेत्र के लाल खटंगा निवासी राज मुंडा
से हो गया था। राजू मिर्धा की पत्नी और बच्चे गाड़ीगांव पाहन टोली में किराए के मकान में रहते थे। वहीं राजू मिर्धा की अनुपस्थिति में राज मुंडा अक्सर उनके घर पर आना जाना करता रहता था और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे। 26 अगस्त 2021 की रात राजू मिर्धा घर पर ही सो रहा था, तभी यहाँ पर उसकी पत्नी अंजलि देवी और उसकी पत्नी के प्रेमी राज मुंडा ने राजू मिर्धा की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और घटना से पहले रक्षाबंधन में मृतक राजू मिर्धा गुजरात से लौटकर आया था। वहीं पर राजू मिर्धा और अंजलि देवी दोनों ने प्रेम विवाह किया था और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर उसकी पत्नी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, यानी कि हम प्रेम विवाह पर भी भरोसा नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के गोमो खरीटांड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन मापी कराने पहुंचे सीईओ हलधर कुमार सेठी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा और मापी के दौरान ग्रामीणों ने सीईओ को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर सीईओ बिना मापी कराए लौट गए और इस मामले में सीईओ हलधर कुमार सेठी के आवेदन पर पुलिस ने 17 नामजद और 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। और घटना को लेकर उपायुक्त मेघा भरद्वाज ने बताया है कि गोमो खरीटांड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है और इस प्लांट से झुमरी तिलैया और कोडरमा शहर में जलापूर्ति की समस्या जो है वो हल होगी। उपायुक्त ने यह भी कहा है कि इस भूमि को लेकर 3 साल पहले ग्रामीणों की सहमति भी ली जा चुकी थी और यहाँ पर जुड़कों की ओर से चिन्हित भूमि पर मापी का काम चल रहा था, तभी यहाँ पर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया और उन्होंने मापी कार्य रोकने के लिए पत्थरबाजी की और अधिकारियों को वापस लौटने पर मजबूर भी कर दिया। पुलिस यहां पर फिलहाल मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी यहां पर बात कही गई है, वो भी सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जरूरी है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशानुसार 20 दिसंबर शुक्रवार को रांची पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में रांची जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी थाना में छात्र छात्राओं की सुरक्षा हेतु छेड़छाड़ को लेकर पैदल मार्च किया गया और इसके अंतर्गत सभी थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उनसे बातचीत की गई और इसके अलावा उनकी समस्याओं को भी सुना गया और यहाँ पर इस दौरान जानकारी दी गई कि कहीं पर भी छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर वो 100 नंबर या फिर 112 नंबर डायल कर और QR जो कोड है उसके माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस दौरान पुलिस शिकायत करने वालों के नाम को गोपनीय रखेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और साथ ही अगर इस तरीके का कोई भी मामला सामने आता है तो इसमें यहाँ पर किसी भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरोध यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर दुमका जिले में चौकीदार के पद पर सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 01/2024 को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही नई प्रक्रिया के तहत भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि नई भर्ती की प्रक्रिया की जो जानकारी है वो समाचार पत्रों और आधिकारिक वेबसाइट dumka.nic.in के माध्यम से दी जाएगी और बाकी सारा डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 के पास बुधवार सुबह हुए हत्याकांड की जो गुत्थी है उसको पुलिस ने सुलझा लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वारदात में बाइक सवार अपराधियों ने आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी थी और यहाँ पर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें भाजपा कार्यकर्ता विकास सिंह, साजिशकर्ता आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार उर्फ भिखे बाबा, पंकज साव उर्फ बच्चा और शक्ति विभर शामिल हैं। उक्त मामले में पुलिस ने यहां पर आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 3 देसी कट्टा, 1 गोली और 3 खोखा भी बरामद कर लिया है। और जानकारी के मुताबिक मामले का खुलासा शुक्रवार को एसएसपी किशोर कौशल ने 48 घंटे के अंदर जो है वो कर लिया। और यहां पर इसे लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर आलोक मुन्ना की हत्या की गई थी और आकाश और
वालों के बीच काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के हुंडरू गांव में गुरुवार रात एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतक की पहचान उपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वह 2 दिन पहले ही कन्याकुमारी से वापस लौटा था और मां और बहन से किसी बात को लेकर झगड़ा होने के बाद उसने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक उपेंद्र एक सप्ताह पहले काम की तलाश में कन्याकुमारी गया हुआ था, लेकिन वहां पर काम नहीं मिलने के कारण वह बुधवार को घर लौट आया और घर आने के बाद ही वह काफी उदास रहने लगा था। वहीं यहाँ पर उपेंद्र के मामा ने बताया कि गुरुवार की शाम उपेंद्र का मां और बहन के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद सभी लोग खाना बनाने लगे और इसी दौरान उपेंद्र अपने कमरे में गया और साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। वहीं यहाँ पर घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दे दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने पुलिस को घटना स्थल पर भेजा और मामले की यहाँ पर जांच कराई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रामगढ़ में 4th कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है और शिक्षक पर ही आरोप है कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है और यह मामला भदानी नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं पर पुलिस ने शुक्रवार को सूती प्राथमिक विद्यालय के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने टॉयलेट गई 4th क्लास की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और यहाँ पर दुष्कर्म का प्रयास भी किया। प्रिंसिपल द्वारा शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया और फिर पूरे मामले की यहां पर जानकारी पुलिस को दी। वहीं पर बताया जा रहा है कि बच्ची 18 दिसंबर को स्कूल के टॉयलेट में गई थी और उसके पीछे पीछे शिक्षक मुख्तार अंसारी भी घुस गया और यहां पर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद बच्ची के साथ छेड़खानी और यहां पर उसके साथ दुष्कर्म का भी यहां पर प्रयास किया गया। बच्ची ने यह भी बताया कि शिक्षक ने उसे कहा कि यह बातें किसी को भी मत बताना, लेकिन यहाँ पर बच्ची ने स्कूल के हेडमास्टर को पूरी घटना बताई। अगले दिन यहाँ पर बच्ची जो है वो स्कूल गई नहीं। परिवार वालों ने पूछा तो बच्चे ने सारी घटना यहाँ पर घर वालों को बता दी और यहाँ पर परिजनों ने पूरी बात ग्रामीणों को बताई और सभी शुक्रवार को स्कूल पहुंचे। यहाँ एक दिन बीत जाने के बाद भी हेडमास्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और इस क्रम में कांग्रेस जनों ने यहां पर कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला और इस अवसर पर अपने संबोधन में केशव महतो कमलेश ने कहा है कि भाजपा की पूरी नीति झूठ, फरेब, छल प्रपंच पर ही टिकी हुई है और इसी का सहारा लेकर पूरे देश की जनता को लगातार धोखा दिया जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब का अपमान करने वाले गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भाजपा को पसंद नहीं आया। जनता के चुने हुए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को भाजपा के सांसदों ने सत्ता के घमंड में संसद के अंदर प्रवेश करने से रोका। हालांकि जिस पर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रही थी, परंतु नाटकबाजी करते हुए भाजपा नेताओं ने फर्जी ड्रामा किया और इसी ड्रामा के तहत झूठा मामला बनाकर राहुल गांधी पर झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कराया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहेब के अपमान से पूरा देश जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है और इसी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने सियासी ड्रामा रचा है। लेकिन भाजपा के ड्रामे से कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली है। बाबा साहेब के अपमान का विरोध जो है वो पुरजोर तरीके से किया जाएगा। वहीं पर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश के नागरिकों को अधिकार देने वाले संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब के सपनों को कुचलने की मंशा रखने वाली भाजपा को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची नगर निगम और पथ विक्रेता शिकायत निवारण समाधान समिति की पहल पर शुक्रवार को रांची नगर निगम में यहां पर नगर निगम के कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए यहां पर 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत और उनकी टीम ने निगम कर्मियों का मधुमेह, बीपी, पल्स, रक्तचाप, ईसीजी आदि की जांच की। साथ ही यहाँ पर उन्हें चिकित्सकीय सलाह भी दी गई और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस शिविर में लगभग 240 लोगों की जांच की गई और इसके अलावा यहाँ पर चिकित्सकों ने कर्मियों को नियमित स्वास्थ्य जांच से होने वाले लाभ और रोगों से बचाव के विषय पर भी विस्तृत जानकारी दी है।
चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर शुक्रवार को झारखंड आंदोलनकारी क्रांति मोर्चा के नेता प्रभाकर तिर्की ने कचहरी चौक स्थित मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुछ बातें कही। जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व आंदोलनकारी संगठन के नाम पर आंदोलनकारियों को गुमराह कर रहे हैं और उनसे पैसे वसूली का कार्य भी कर रहे हैं तथा वैसे लोगों को भी झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है जो कभी आंदोलनकारी रहे ही नहीं। और यहाँ पर सच तो ये है कि आज भी आंदोलन में शामिल हजारों लोग आंदोलनकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा चिन्हित नहीं हो पाए हैं। और यह भी सूचना मिल रही है कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के नाम पर कुछ लोग सक्रिय हैं और आंदोलनकारियों से अवैध रूप से एक मुश्त राशि की उगाही कर रहे हैं। और इस क्रम में एक मुश्त राशि को लेकर गैर आंदोलनकारियों को भी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रभाकर तिर्की ने कहा है कि वर्तमान में यह बात सामने निकल कर आई है कि संगठन के द्वारा आंदोलनकारी सम्मान पत्र देने की कार्रवाई की जा रही है या उन्हें कई प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। और यहाँ पर इस सम्मान पत्र में कुछ वरीय आंदोलनकारी एवं विधायकों का भी उनकी सहमति के बिना नाम डाल दिया गया है एवं उनका हस्ताक्षर भी कर दिया गया है जो पूरी तरीके से फर्जी है। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी क्रांतिकारी मोर्चा यहाँ पर ऐसे संगठनों और उसके नेताओं के खिलाफ झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग एवं गृह विभाग और राज्य सरकार के पास शिकायत दर्ज कराएगी और आवश्यकता पड़ी तो उनके द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएगी। और साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है कि झारखंड आंदोलनकारी क्रांति मोर्चा को सशक्त बनाने के लिए आने वाले नए वर्ष में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर आंदोलनकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा राज्य की समस्याओं के निदान और त्वरित विकास के लिए व्यापक यहाँ पर रणनीति पर विमर्श जो है वो आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि निशिकांत दुबे संसद विचारों के मंथन का मंच है, न कि यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणियों का। और वहीं यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपकी टिप्पणी न केवल असंसदीय है बल्कि आपकी सोच उजागर करती है और आपके पार्टी के विचारधारा पर सवाल खड़े करती है। नेता का सम्मान उम्र या फिर शरीर से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों से होता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग राज्य में मिल्क कलेक्शन सेंटर में इजाफा करेगी और इसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों से उचित मूल्य पर दुग्ध कलेक्शन करना है। और रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण करने पहुंची कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ये सारी बातें जो हैं वो कही हैं। और यहाँ पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी कहा है कि राज्य में 10,000 लीटर से दुग्ध कलेक्शन का काम जो है वो शुरू हुआ था और आज प्रतिदिन 3 लाख लीटर दुग्ध का कलेक्शन जो है वो हो रहा है, लेकिन बाजार का डिमांड 10 लाख लीटर प्रतिदिन का है। हालांकि यहाँ पर बाजार की डिमांड को दूसरी कंपनियां पूरा कर रही हैं, जबकि यहाँ पर मेधा के उत्पादन की क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेहतर है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि पशुपालक किसानों को दुग्ध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिचौलिए सक्रिय हैं, ऐसे में ये ज़रूरी है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर में इजाफा कर बिचौलिए के सिंडिकेट को ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी बताया है कि मांडर की एक महिला 2016 से पशुपालन से जुड़ी हैं और आज दुग्ध बेचकर प्रति माह 2 लाख रुपए तक आय हासिल कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेधा के उत्पादन को राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य तक भी पहुंचाना है। और इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केटल फीड प्रोडक्शन का भी यहाँ पर जायजा लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड का कहना है कि हरमो आवास में आवासीय प्लॉट का इस्तेमाल व्यावसायिक काम के लिए करना नियमों के खिलाफ है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया है कि जिन लोगों को आवासीय प्लॉट दिया गया है वे केवल आवास के लिए इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगर इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जाता है तो यह गैर कानूनी है।
धोनी के हरमोर रोड स्थित आवास पर लैब खोले जाने की जानकारी मिलने के बाद बोर्ड ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और यहां पर बोर्ड यह जांच करेगा कि यहां पर धोनी को यह प्लॉट किस उद्देश्य से आवंटित किया गया था और क्या यहां पर इसका इस्तेमाल नियमों के अनुरूप हो भी रहा है या फिर नहीं। और अगर यह साबित होता है कि आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है तो बोर्ड कार्रवाई करेगा। हालांकि धोनी वर्तमान में रिंग रोड स्थित सिमलिया में अपने नए घर में रह रहे हैं, जबकि हरमोर रोड पर उनका पुराना आवास है। इसी आवास में लैब खोले जाने की बात सामने निकल कर आई है, जिसे लेकर बोर्ड ने कड़ी नजर बनाई हुई है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि धोनी को झारखंड सरकार ने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते यह आवासीय प्लॉट दिया था। वहीं पर हरमोर रोड पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर भी आवासीय भूखंड का इस्तेमाल गलत तरीके से करने का आरोप है और इस पर भी यहाँ पर बोर्ड ने पहले ही नोटिस जारी किया था और आगामी जांच के बाद दोनों मामलों में उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश और झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 2 दिन का विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। जिन कैदियों की पढ़ाई जेल में आने के कारण रुक गई थी, उनके लिए 10वीं और 12वीं कक्षा में नामांकन कराकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है और यह काम झालसा रांची के सहयोग से किया जाएगा। वहीं यहाँ पर NIOS के माध्यम से इन कैदियों की परीक्षा कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी तक 46 कैदियों का 10वीं और 13 कैदियों का 12वीं में नामांकन हो चुका है और इसके अलावा इग्नू रांची की मदद से 13 कैदियों का स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया जा रहा है और जेल के अंदर ही यहाँ पर इग्नू और NIOS के स्टडी सेंटर खोल दिए गए हैं। परीक्षा भी यहाँ पर जेल के परिसर में ही कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है और पत्रकार का नाम अमरनाथ सिन्हा है। वह ETV भारत के रिपोर्टर हैं और बताया जा रहा है कि उनके ऊपर हमला नगर निगम के टोल वसूली करने वाले गुंडों ने किया है और इस मौके पर उनके सहयोगी और बीच बचाव करने पहुंचे 2 अन्य पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई है और यहाँ पर यह घटना गिरिडीह टुंडी मार्ग पर AGD के समीप नगर निगम के टोल टैक्स वसूली केंद्र पर हुई और अमरनाथ सिन्हा पर यह हमला खबर संकलन करने के दौरान किया गया और वह हाईकोर्ट की रोक के बाद नगर निगम द्वारा जबरन टोल वसूली की शिकायत पर खबर संकलन करने वहां पर पहुंचे थे और ये जानने पहुंचे थे कि आखिर यहां पर जो चीजें जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि जबरदस्ती अभी भी यहां पर रोक के बावजूद वसूली किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो वहां पर गए थे। और दरअसल यहां पर 18 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम द्वारा टोल वसूली पर रोक लगा दी है और इसके बावजूद गिरिडीह नगर निगम के गुंडे जबरन टोल वसूली कर रहे हैं। टोल वसूली की यहां पर शिकायत मिलने पर अमरनाथ सिन्हा यहां पर जांच के लिए पहुंचे और खबर कलेक्शन करने के लिए भी AGD पहुंचे थे। वह खबर कर ही रहे थे कि अचानक 7-8 की संख्या में जो वसूली केंद्र पर मौजूद गुंडे थे उन पर हमला उन्होंने कर दिया और यहाँ पर गुंडों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडे से वार कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और चेहरे पर भी वार किया। वहीं पर इस दौरान उन लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और इस खबर को सुनते ही झारखंड सरकार के मंत्री दिव्य कुमार सोनू सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पत्रकार अमरनाथ सिन्हा से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली और यहां पर इस मौके पर मंत्री ने पत्रकार को कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। वही घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी सदर अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेने के बाद वह आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची के SSP ने 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। इनमें से एक कनीय अवर निरीक्षक को थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि एक थाना प्रभारी को कनीय अवर निरीक्षक के पद पर भेजा गया है। SSP कार्यालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया और आदेश में सभी 4 पुलिस अधिकारियों को तुरंत नई जगह पर योगदान देने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और तबादला होने वाले अधिकारियों में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है और बाकी सारे लिस्ट डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना है और जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और वहीं पर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 21 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है और इससे पहले यहाँ पर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के मध्य भागों जैसे कि रांची,
गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और इसके अलावा दक्षिणी भागों जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में यहाँ पर कहीं-कहीं यहाँ पर घना कोहरा देखा जा सकता है। और मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बाकी यहाँ पर पूरी लिस्ट डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर 15 जिलों में यहाँ पर कोहरे का जो येलो अलर्ट है और वो जारी कर दिया गया है। और वहीं किन जिलों में जारी किया गया है वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जिसको आप यहाँ पर आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जामताड़ा साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर और करमाटांड क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डे पर छापामारी अभियान चलाया था, और जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। इनमें यहाँ पर फुरकान अंसारी, महबूब अंसारी, फरहान अंसारी, तालिब हुसैन और इसके अलावा अरशद अंसारी और अब्दुल हसन शामिल हैं। और यहाँ पर गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 18 फर्जी सिम कार्ड, 3 एटीएम, 2 चेकबुक और एक आधार कार्ड और इसके अलावा यहाँ पर एक पैन कार्ड और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। और वहीं पर इसको लेकर पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर थाना में मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा के तहत जामताड़ा जेल भेज दिया गया है।